हेलो दोस्तों, हिंदी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए भूले बिसरे चित्र उपन्यास से प्रश्न उत्तर लेके आई हूँ। थोड़ा मैनेज करिएगा क्योंकि ये मेरा हस्तलिखित नोट्स है। जो प्रश्न मैंने स्वयं बनाए हैं तो थोड़ा सा इसलिए मुझे रिटर्न करना पड़ा, क्योंकि जो डिटेल्स थी, जो स्टोरी थी वो मेरे सामने थी और उसके आधार पर प्रश्न उत्तर स्वयं तैयार किए हैं। क्योंकि आपको पता है कि इसका मैटर आपको कहीं से भी उपलब्ध नहीं हुआ है, तो प्रश्न उत्तर भी अभी तक आपको नहीं मिले हैं इस टॉपिक पर। तो यहाँ मैंने बनाने का प्रयास किया है और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। तो चलिए प्रश्न हम शुरू करते हैं। 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला है और यहाँ मैं बता दूं कि मैंने इस टॉपिक पर भूले बिसरे चित्र उपन्यास पर 2 टॉपिक अभी हाल ही में तैयार किए हैं। पहले में इसके कथासार को बताया है, जो इसके 5 खंडों के बारे में वर्णन करता है। एक संक्षिप्त विवरण, आपको 5 खंडों के बारे में पता चल जाएगा कि कौन से खंड में क्या बताया गया है। और दूसरा वीडियो जो है इसके महत्वपूर्ण तथ्य और इसके पात्र परिचय से संबंधित है कि 5 खंडों में कौन कौन से पात्र हैं और उन पात्रों का आपस में क्या संबंध है, कहानी में क्या क्या जो है कथानक में पात्र जो है शुरू से क्रम से आते हैं और उसके बाद कौन जो है पति पत्नी है या किसका किसके साथ क्या संबंध है। तो बहुत अच्छे से मैंने प्रयास किया है समझाने का, तो एक बार उन वीडियोस को देख लीजिएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगी, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। क्योंकि परीक्षा के लिए उन दोनों टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और प्रश्न उत्तर ये नहीं कि डायरेक्ट आप पढ़ लिया तो हो गया, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो छूट भी जाते हैं। तो जब आप टॉपिक करेंगे तब आपका कवर हो सकता है, तो इन दोनों टॉपिक्स को आप ज़रूर पढ़िएगा। चलिए इसके प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में बात करते हैं। तो इसके लेखक है भगवती चरण वर्मा। उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1959 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भूले बिसरे चित्र उपन्यास पर लेखक को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इस उपन्यास पर लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और किस सन में मिला है? ये प्रश्न तो मैंने आगे दिया हुआ है लेकिन यहाँ भी जिक्र कर दो। तो 1961 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा को इस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, सेम वही प्रश्न जो भी मैंने बताया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस सन में मिला है? तो 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 4 पीढ़ियों के कथानक को आधार बनाकर कौन सा उपन्यास लिखा है? तो कई बार वर्ण विषय से आधारित प्रश्न आते हैं, तो 4 पीढ़ियों को जिसमें कथानक को आधार बनाया गया है वो है भूले बिसरे चित्र उपन्यास। अगला प्रश्न है, भूले बिसरे चित्र उपन्यास कितने खंडों में विभाजित है? तो ये 5 खंडों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, भूले बिसरे चित्र उपन्यास का कालखंड कब से कब तक का है? तो इसमें जो कालखंड है, जो कहानी बताई गई है वो सन 1880 से लेके 1930 ईस्वी तक की कहानी, लगभग 50 वर्षों की कथा जो है इसमें बताई गई है। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास को पीरियड नॉवेल कहा जा सकता है? तो भूले बिसरे चित्र उपन्यास को पीरियड नॉवेल कहा जाता है। और क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें एक लंबी अवधि, एक लंबा कालखंड जो है, लगभग 50 वर्ष की कथा जो है इसमें दर्शाई गई है, इस कारण जो है इसको पीरियड नॉवेल कहा गया है। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास नायक विहीन उपन्यास है? तो इनके द्वारा लिखा गया भूले बिसरे चित्र जो उपन्यास है वो नायक विहीन है। इसमें एक भी नायक जो है हम श्रेष्ठ नहीं कह सकते कि ये इस नायक के बारे में है। इस उपन्यास पर मैंने पहले भी चर्चा किया था जब पात्र परिचय बताया था कि देखिए इसके जो प्रथम 2 खंड है, पहला और दूसरा, उसमें आपको ये लगेगा कि ज्वाला प्रसाद नायक है, लेकिन वहीं पे जब आप इसका तीसरा और चौथा खंड पढ़ेंगे तो इसमें नायक जो है आपको गंगा प्रसाद देखने को मिलेगा। और अब अगर ये सोचेंगे कि ये दोनों नायक है, तो इसका जब आप 5वां खंड पढ़ेंगे तो उसमें पूरी का पूरा कथानक जो है वो नवल किशोर पर आधारित है। तो इस प्रकार से इसमें एक भी नायक को हम ये नहीं कह सकते कि ये नायक जो है इसका श्रेष्ठ है या ये नायक है। तो ये संपूर्ण को मिलाकर ही एक कथा बनती है, तो ये एक नायक विहीन उपन्यास है।
अगला प्रश्न है, भूले बिसरे चित्र उपन्यास की शैली क्या है? तो ये वर्णनात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है, मुंशी शिवलाल किस उपन्यास के पात्र है? तो ये भूले बिसरे चित्र उपन्यास के पात्र है। पहली पीढ़ी के जो है निर्वाहक है, पहली पीढ़ी को दर्शाते हैं और कथा जो है इन्हीं के द्वारा शुरू होती है। इन्हीं से ये कथा जो है उपन्यास की कथा शुरू होती है। अगला प्रश्न है, मुंशी शिवलाल का व्यवसाय क्या था? तो ये क्या काम करते थे? तो ये कचहरी में अर्जी नवीस थे। अब यहाँ प्रश्न आता है कि ये कहाँ पे, मतलब जो इसकी कथानक है वो कहाँ से शुरू होते हैं। यहाँ मैं एक प्रश्न भूल गई हूँ, क्योंकि इस को जब मैंने आपको पढ़ाया था तो इसमें कई सारे शहरों के नाम भी आए हुए हैं, वो एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। जब आप इसकी समरी पढ़ेंगे इस उपन्यास की, तो इसमें मैंने जो है बता रखा है ये कौन कौन से शहर के नाम जो है बीच बीच में आ रखे हैं, तो प्लीज़ उनको एक जगह नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कई बार जो है इस पे प्रश्न आते हैं। यहाँ मैं नहीं लिख पाई हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि स्किप हो जाता है कई बार जब प्रश्न बनाते हैं, तो आप उसको अलग से नोट डाउन कर लेना कि कौन कौन से शहर के नाम आए हैं। तो इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है फतेहपुर से। तो फतेहपुर में मुंशी शिवलाल जो है कचहरी में अर्जी नवीस थे। मुंशी शिवलाल के पुत्र कौन थे? तो इनके पुत्र थे ज्वाला प्रसाद। तो अब ज्वाला प्रसाद से प्रश्न देखते हैं, ज्वाला प्रसाद किस पद पर आसीन थे? तो ये नायब तहसीलदार के पद पर आसीन थे, वो भी इनके पिता द्वारा सिफारिश लगाने पर इनको नौकरी हुई थी। ज्वाला प्रसाद किस स्थान पर नायब तहसीलदार नियुक्त होते हैं? तो ये घाटमपुर में जो है नायब तहसीलदार बन के जाता है। मुंशी शिवलाल का नौकर कौन है? तो इनका नौकर है घसीटा। मुंशी शिवलाल का अवैध संबंध किससे होता है? तो घसीटे की पत्नी होती है छिनकी, जिससे उनका संबंध होता है। घसीटे व छिनकी के पुत्र का नाम क्या है? तो वो है भीखू। और भीखू जो है ज्वाला प्रसाद के साथ घाटमपुर में जाता है, जहाँ पे जब उनको नौकरी लग जाती है ज्वाला प्रसाद को, तो भीखू जो है नौकर जो है उनके साथ वहाँ जाता है। और ज्वाला प्रसाद के साथ कहे तो जीवन के अंत तक जो है भीखू ही उनका साथ जो है देता है, उनके साथ रहता है। अगला प्रश्न है, शिवलाल के भाई का नाम क्या है? तो शिवलाल के जो मुंशी शिवलाल हैं उनके भाई का नाम होता है राधेलाल। जो लालची प्रवृत्ति के होते हैं उनके पुत्र सारे आवारागर्दी करते रहते हैं, गलत राहों पे चलते हैं, और उन जो राधेलाल की कमाई का जरिया होता है वो होता है शिवलाल का परिवार। तो शिवलाल के परिवार पर आश्रित होते हैं, और ज्वाला प्रसाद की जो कमाई होती है उसी को ये सारा परिवार, जो राधेलाल का परिवार होता है, वो मिलजुल कर खाता रहता है। अगला प्रश्न है, ज्वाला प्रसाद का बचपन कहाँ बीता, उसने पढ़ाई कहाँ की? तो ज्वाला प्रसाद का जो बचपन है उसने अपनी पढ़ाई जो है अपने मामा राम सहाय के यहाँ की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन घाटमपुर से संबंधित नहीं है? तो जब यहाँ पे घाटमपुर की कहानी शुरू होती है ज्वाला प्रसाद की नौकरी के बाद, तो वहाँ पे कुछ लोगों का आप जिक्र पढ़ते हैं, कुछ लोगों की कहानियाँ जो है शुरू होती है, तो उनमें कौन कौन सी हैं? तो देखिए, प्रभुदयाल, गजराज, जयदई, इन बरजोर सिंह, इन सब की कथानक जो है वो घाटमपुर से शुरू होती है। लेकिन शिवपाल का जो संबंध है वो घाटमपुर से नहीं है, इनकी कहानी जो है फतेहपुर में शुरू होती है। ये फतेहपुर में ही रहते हैं, बस रहने के लिए कुछ दिन के लिए अपने पुत्र के पास घाटमपुर में बाद में जाते हैं, लेकिन इनका संबंध घाटमपुर से वैसे नहीं है जैसे बाकी इन तीनों का है। अगला प्रश्न है, प्रभुदयाल की हत्या कौन करता है? तो प्रभुदयाल की हत्या जो है बरजोर सिंह करता है। अगला प्रश्न है, उपन्यास में यदि देखा जाए तो संपूर्ण रूप से शुरू से अंत तक कौन बना रहता है? तो उपन्यास में संपूर्ण रूप से जो है ज्वाला प्रसाद आपको हर भाग में दिखाई देगा। और इसमें प्रश्न भी है कि दो बूढ़े, तो दो बूढ़े में जो नाम है वो है ज्वाला प्रसाद और भीखू का। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार का वर्णन उपन्यास के किस खंड में आता है? तो उपन्यास के तीसरे खंड में दिल्ली दरबार का वर्णन दिखाया गया है। और तीसरे खंड में किसका वर्णन है? गंगा प्रसाद का। गंगा प्रसाद की पोस्ट क्या होती है? वो डिप्टी कलेक्टर बन जाता है और उसको जो है दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पर तीसरे खंड में इस चीज़ का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, मुंशी शिवलाल की मृत्यु का वर्णन किस खंड में है?
ये कथानक जो शुरू होती है मुंशी शिवलाल से, जो कि प्रथम खंड में दर्शाया गया, प्रथम पीढ़ी के ये शुरुआत करने वाले हैं। तो इनकी मृत्यु किस खंड में दिखाई गई है, तो कहानी के दूसरे खंड में जो है शिवलाल की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये अपने पुत्र को घूस लेने या रिश्वतखोरी के लिए कहते हैं कि तुम ऊपरी कमाई क्यों नहीं करते। तो इस पे जब इनका पुत्र इनको मना कर देता है कि मैं नहीं करूँगा, तो दोनों बाप बेटों में जो ये लड़ाई होती है, झड़प होती है, इसके कारण गुस्से से मुंशी शिवलाल जो है अपने सिर पे सुराही पटक लेते हैं। उसके कारण उनके सिर में चोट लग जाती है, उनका इलाज होता है, परंतु वो ठीक नहीं होते और कुछ समय पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कथानक उनको दूसरे खंड में आपको देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, गंगा प्रसाद का पालन पोषण कौन करता है, तो जैदई जो है प्राइमरी तक की शिक्षा ये अपने पिता के पास घाटमपुर में रह के करते हैं, लेकिन आगे की जो शिक्षा होती है उसके लिए वहाँ पे कोई अच्छा स्कूल नहीं होता, तो जैदई जो है गंगा प्रसाद को अपने पास रख लेती है आगे की शिक्षा के लिए, और ये उसको इलाहाबाद में पढ़ाती है, और जो गंगा प्रसाद है वो डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। अगला प्रश्न है, उपन्यास का 5वां खंड किस पर आधारित है, तो ये नवल किशोर पर आधारित है। अगला प्रश्न है, गंगा प्रसाद के जीवन में उसकी पत्नी के अतिरिक्त अन्य 2 महिलाएं कौन आती है, तो अन्य 2 आने वाली महिलाओं में है संतो व मल्लिका। तो संतो तो विवाहित होती है, बाद में उसके जीवन की अनेक घटनाएं होती है जो आप उपन्यास की जो समरी पढ़ेंगे उसमें पढ़ लेंगे, तो दोनों के बारे में आपको पता चल जाएगा। अन्य डिटेल अगर इस पे प्रश्न बनता है तो आप एक बार समरी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गंगा प्रसाद के बच्चों के नाम क्या है, तो गंगा प्रसाद के 2 बच्चे होते हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम होता है विद्या और बेटे का नाम होता है नवल। बेटी की शादी जो है करने से तय करके चले जाते हैं और शादी हो नहीं पाती, उससे पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सारा जो है इंतज़ाम किसी प्रकार से कर्जा या किसी से ले दे के नवल किशोर इंतज़ाम कर देता है, लेकिन विवाह के बाद भी उसको वहाँ चैन नहीं पड़ता, दहेज की बार बार मांग होने लगती है। इस वजह से विद्या को वो लोग विद्या के साथ मार पिटाई करते हैं। विद्या मायके आ जाती है और यहाँ पर जो है जो उसका पति होता है वो वहाँ पे दूसरा विवाह भी कर लेता है, और विद्या से उसका ससुर जो है आगे एक पत्र लिखाता है कि वो कभी ससुराल में वापस नहीं जाएगी। तो कुछ इस प्रकार की घटनाएं जो है होती है। विद्या जो है फिर एक नारी संस्थान टाइप का कोई केंद्र होता है, शिक्षा का होता है, वहाँ वो नौकरी ज्वाइन कर लेती है और वहीं पर वो फिर अपना जीवन व्यतीत करने लग जाती है, अपने पैरों पर इस प्रकार खड़ी हो जाती है। तो ये कुछ प्रकार की घटनाएं इसके साथ होती है। नवल जो है गंगा प्रसाद की तबीयत खराब हो जाती है, इस कारण से वो अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाता, और एलएलबी तो वो करता है, और फिर उस टाइम पे स्वतंत्रता आंदोलन की बातें की है, तो स्वतंत्रता आंदोलन में वो भाग लेता है और जेल में चला जाता है। अंत यही होता है इसका। अगला प्रश्न है, सामंतवाद का प्रतीक कौन है, तो गजराज सिंह, बरजोर सिंह व प्रभुदयाल जो है सामंतवाद के प्रतीक है। वहीं पर प्रभुदयाल का पुत्र है लक्ष्मीचंद। आगे मैंने प्रश्न दिया है नहीं दिया है वो नहीं पता, लेकिन यहीं मैं बता दूं कि जो प्रभुदयाल का पुत्र होता है लक्ष्मीचंद, वो पूंजीवाद का, पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार के विघटन की कहानी किस उपन्यास में दिखाई गई है, तो फूले बिस्तरे चित्र। यहाँ प्रश्न दे दिया था मैंने। पूंजीवाद का प्रतीक कौन है, तो प्रभुदयाल व जैदई का पुत्र लक्ष्मीचंद। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, फिर चिंता किस बात की जाए, तो ये कथन किसका है, तो ये कथन जो है ज्वाला प्रसाद के द्वारा कहा गया है कि मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है, 2 बूढ़े जिन्होंने युग देखा था, जिंदगी के अनेक उतार चढ़ाव देखे थे, जिनके पास अनुभवों का भंडार था, विवश थे, निरुत्तर थे, ये कब कहा गया है, तो ये कथन जो है उपन्यास के अंतिम वाक्य में जो है कहा गया है। अगला प्रश्न है कि देखिए उपन्यास की पहली लाइन और अंतिम लाइन ये ज़रूर देखिएगा। तो उपन्यास की पहली लाइन ही शुरू होती है, प्रथम पंक्ति में ही इसके शुरू हो जाता है कि फतेहपुर में मुंशी शिवलाल फतेहपुर में अर्जी नवीस थे। प्रथम पंक्ति में ये आ जाता है, तो इसी से आपको पता चल जाएगा, यहाँ मुझे इतना बताने की ज़रूरत नहीं। और इसके अंतिम वाक्य में ये आ जाता है कि 2 बूढ़े थे जिन्होंने युग देखा था, तो इससे पता चल जाएगा आपको। तो ये दोनों ही चीज़ महत्वपूर्ण थी, मैंने बता दिया।
अगला प्रश्न है, उपरोक्त कथन में दो बूढ़ों से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ जो ऊपर कथन दिया गया है उसमें कहा गया है दो बूढ़े। तो ये दो बूढ़े कौन होते हैं जो अंत में जिनके बारे में कहा गया है। तो ये दो बूढ़े होते हैं ज्वाला प्रसाद व भिखु। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था 30 अगस्त 1903 को। अगला प्रश्न है, उपन्यास के प्रथम दो खंडों का नायक कौन है। तो वो है ज्वाला प्रसाद। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा का जन्म स्थान कहाँ है। तो ये है उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश में। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो वो है पतन 1928 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी। तो वो है चित्रलेखा उपन्यास, जिस पर 2 बार फिल्म बन चुकी है और ये उपन्यास जो है पाप व पुण्य पर आधारित उपन्यास है। 1971 में भगवती चरण वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो देखिए 1961 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है भूले बिसरे चित्र के लिए, और इसके अलावा 1971 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला हुआ है। ये प्रश्न मैंने अभी हाल ही में बता दिया था कि प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो पतन। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा किस युग के उपन्यासकार हैं। तो ये शुक्लोत्तर युग के उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, 3 वर्ष किसका उपन्यास है। तो ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। आगे जो प्रश्न आता है वो है उपन्यास को क्रम से लगाएं। तो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास को क्रम से लगाएं। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, पतन, सीधी सच्ची बातें। तो सबसे पहला इनका उपन्यास हो गया पतन 1928 ईस्वी, फिर चित्रलेखा 1934 ईस्वी, फिर भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी, और फिर है सीधी सच्ची बातें। आगे प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के बारे में कौन सा असंगत है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, तो मैंने यहाँ पे उन प्रश्नों का भी संकलन किया है। इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इनका जन्म जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये कथन सही है। इनका प्रथम उपन्यास चित्रलेखा है, तो ये कथन जो है गलत है। इनका प्रथम उपन्यास कौन सा है, पतन है। तो यहाँ पे असंगत की बात की है, तो इसका उत्तर तो यही है। अगला है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हो, ये भी कथन सही है। ये शुक्लोत्तर युग के कवि हैं, तो ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन 2 इसका गलत है। आगे फिर प्रश्न है कि भगवती चरण वर्मा के बारे में क्या असंगत है। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 में हुआ था, सही है। 2 बाग के भगवती चरण वर्मा का कहानी संग्रह है, तो ये भी कथन सही है। इनको चित्रलेखा उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो ये कथन गलत है। इनको भूले बिसरे चित्र के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनका उपन्यास भूले बिसरे चित्र 4 पीढ़ियों पर आधारित है, तो ये कथन सही है। आगे प्रश्न है, भूले बिसरे चित्र के विषय में असंगत है। तो अब उपन्यास के विषय में क्या असंगत है। भूले बिसरे चित्र उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी है, सही है। ये एक नायक विहीन उपन्यास है, ये भी सही है। उपन्यास की कहानी मुंशी शिवलाल से शुरू होती है, तो ये भी कथन सही है। और यहाँ पर छूट गया है, तो उपन्यास का यहाँ पे आएगा कि उपन्यास का अंत गंगा प्रसाद पर होता है। तो गंगा प्रसाद की कहानी पर उपन्यास का अंत होता है, तो नहीं, ये कथन गलत है। आगे प्रश्न है, भूले बिसरे चित्र उपन्यास में असंगत है। तो इसमें असंगत क्या है, मुंशी शिवलाल घाटमपुर में कचहरी में अर्जी नवीस थे। तो ये कथन आप बताइए कि सही है कि नहीं है। चलिए मैं आगे बोलती हूँ। शिवलाल के पुत्र का नाम ज्वाला प्रसाद था, सही है। मुंशी शिवलाल प्रथम पीढ़ी का निर्वहन करते हैं, सही है। मुंशी शिवलाल खुशामदी प्रवृत्ति के थे, ये भी कथन सही है। उपन्यास के दूसरे खंड में शिवलाल की मृत्यु हो जाती है, ये भी कथन सही है। अब देखिए, यहाँ पहला प्रश्न आपको सही लग रहा होगा कि कचहरी में अर्जी नवीस थे, लेकिन कहाँ पे लिखा हुआ है, घाटमपुर में। और मुंशी शिवपाल कहाँ पे थे, फतेहपुर में। घाटमपुर में किसकी नौकरी लगती है, ज्वाला प्रसाद की। फतेहपुर में अर्जी नवीस कौन थे, शिवलाल। और घाटमपुर में किसकी नौकरी लगती है, ज्वाला प्रसाद की। तो ये दोनों डिफरेंस देख लीजिएगा। तो यहाँ से इस प्रकार से आप गलत देख सकते हैं, तो इसका उत्तर 1 हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। अगला प्रश्न है, भूले बिसरे चित्र उपन्यास के आधार पर ज्वाला प्रसाद के बारे में क्या असंगत है।
या असंगत कथन कौन सा है? ज्वाला प्रसाद घाटमपुर में नायब तहसीलदार नियुक्त हुए, सही है। ज्वाला प्रसाद ईमानदार था, सही है। दूसरी पीढ़ी का निर्वाह करता था, ये भी सही है। इनके पुत्र का नाम गंगा प्रसाद था, ये भी सही है। ज्वाला प्रसाद ने प्रभु दयाल को मारा था, तो नहीं, इसने नहीं मारा था, बरजोर सिंह ने मारा था, तो ये कथन गलत है। गंगा प्रसाद के बारे में क्या असंगत है? इनकी उच्च शिक्षा जयदई के यहाँ हुई, सही है। ये तीसरी पीढ़ी का निर्वाह करते हैं, सही है। संतों व मलका से इनका संबंध था, सही है। ये विलासिता प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, ये भी कथन सही है। स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, तो ये कथन गलत है। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया। अंग्रेज़ों के प्रति इनका रोष तो था, दुख तो था इनके मन में, लेकिन इन्होंने मतलब ये सोच के हार मान लिया कि जब अंग्रेज़ों के शासन में ही, उनकी गुलामी में ही जीवन जीना है तो चुपचाप जी लिया जाए। यानी अपनी जो मौज मस्ती थी, इनकी डिप्टी कलेक्टर की जो पोस्ट थी, तो इनके अनुसार कि अपनी उस पोस्ट पे, अपने उस ओहदे पे जो मौज मस्ती में जीवन उड़ा लिया जाए, वही अच्छा है। तो उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया, अपनी विलासिता को स्वीकार किया, अपनी पोस्ट को देखा। स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग नहीं लिया। आगे कथन है, नवल किशोर के बारे में क्या असंगत है? तो मैंने यहाँ पे एक एक भाग, एक एक जो आदमी है इसका, जो चारों पीढ़ियों के हैं, उससे संबंधित प्रश्न लिए हैं। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। यह चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, सही है। उपन्यास का 5वां खंड नवल पर आधारित है, सही है। नवल ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और अंत में जेल चला गया, सही है। नवल उषा से प्रेम करता था, सही है। पिता को मरता हुआ छोड़कर अपनी शिक्षा पूरी करने चला गया, तो ये कथन गलत है, क्योंकि वो अपनी शिक्षा पूरी करने जो है नहीं गया। उसको स्विट्ज़रलैंड जाना था, लंदन जाना था अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए, और उषा के साथ स्विट्ज़रलैंड घूमना था। लेकिन उसके पिता की तबीयत गड़बड़ हो गई, जिसके कारण वो उनकी देखरेख में लग गया और वहाँ पे नहीं गया, और यहीं से उन्होंने जो है LLB शुरू कर दी करनी। तो यहाँ पे ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, उपन्यास के बारे में असंगत है। यह 4 पीढ़ियों के कथानक पर आधारित है, सही है। इसका प्रकाशन वर्ष 1959 है, सही है। इस उपन्यास पर लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, सही है। इस उपन्यास का नायक ज्वाला प्रसाद है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि ये एक नायक विहीन उपन्यास है। अगला प्रश्न है, उपन्यास के बारे में असंगत है। यह एक नायक विहीन उपन्यास है, सही है। इस उपन्यास की शुरुआत फतेहपुर से होती है, सही है। संयुक्त परिवार के विघटन को कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है, सही है। विभाजन पर आधारित ये उपन्यास है, तो ये विभाजन पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है, उपन्यास के बारे में असंगत है। यह उपन्यास वर्णनात्मक शैली में लिखा गया है, सही है। प्रथम 2 खंडों का नायक ज्वाला प्रसाद है, सही है। 1964 में इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए बताइए, गलत है कि सही है? अगला प्रश्न है, सामंतवाद की पूंजीपति वर्ग द्वारा पराजय दर्शाई गई है, ये भी सही है। अब ये जो प्रश्न है कि इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में मिला है, तो ये कथन गलत है। इसको कब मिला हुआ है? 1961 में। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 1961। तो हमारा ऑप्शन ये जो सी है वो असंगत है। तो चलिए, ये थे वो सारे प्रश्न जो कि ये नाटक उपन्यास भूले बिसरे चित्र से संबंधित थे। 50 प्रश्न। तो आप सभी को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको UPSC से संबंधित और भी प्रश्न लेकर, और भी टॉपिक्स लेकर ज़रूर आऊँगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिएगा। धन्यवाद।